खान साहब फैसले के ऊपर कोई बात करेंगे? अच्छा, तो उन्होंने फैसला करना आपको। अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए। जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं और साथ धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। इमरान खान के खिलाफ आने वाले में लंबी कानूनी कार्रवाई होने वाली हैं, कुछ शुरू हो गई हुई हैं, कुछ शुरू हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि हाथ डाला जाए तो मजबूत डाला जाए, कानून और कायदे के मुताबिक डाला जाए, कहीं ये ना शायबा भी इस बात का ना हो हम कोई विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उसमें इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। उन्होंने 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। बहुत अरसे से ऑब्वियसली बहुत निगाहें जो थी वो लगी हुई थी इस केस पे। इमरान खान साहब ने एक जलसे में खातून जज के हवाले से गुफ्तगू की थी, उस पे ये तौहीन अदालत का केस शुरू हुआ था। तहरीरी जवाब एक दफ़े इमरान खान साहब ने जमा करवाया था, उसके ऊपर अदालत ने उनको मोहलत दी थी, दूसरा जवाब आया और उसी हवाले से आज समाअत हुई। समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उनकी सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था, उसने इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब को सुना और जो अदालती मुआवनीन थे उनके दलाइल भी सुने, और उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया कि इमरान खान साहब का जो तहरीरी जवाब था दूसरा, वो तसल्ली बख्श नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला किया जाता है कि फ़र्द जुर्म आयद होगी। ये जो फ़ैसला है आज का, ये कैसे वक्त में आया है जब इमरान खान साहब के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लीगल चैलेंजेस जो है और कानूनी जंगें जो हैं वो उनका घेरा उनके इर्द गिर्द तंग होता नज़र आ रहा है। दहशत गर्दी का भी केस है, तोशा खाना रेफरेंस भी है, जो ममनुआ फंडिंग है वो ECP में केस चल रहा है। अब इमरान खान साहब ने इन सब के हवाले से अब वजाहत देने की भी कोशिश की। गुज़िश्ता रोज़ भी उनका जो जलसा हुआ तो उसमें उन्होंने ये वजाहत की कि अदलिया और फ़ौज पर अगर वो तनकीद करते हैं तो वो तामीरी तनकीद करते हैं, जैसे कि एक वालिद अपने बेटे पर करता है, और वो इदारों को कमज़ोर करने का नहीं सोच सकते। मगर साथ साथ इमरान खान साहब ने ये नया इल्ज़ाम भी लगाया गुज़िश्ता रात कि जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है और उसमें बहुत से किरदार इन्वॉल्व्ड हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनको पैसों की ऑफ़र हो रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो जमात को छोड़ दे। ये सारे मामलात जो हैं कानूनी जंगों से लेकर जो सियासी इस वक्त चैलेंजेस हैं वो कितने अहम हैं, कितने संगीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पे। साथ में हम बात करेंगे कि आज की जो अब एक दूसरी अहम खबर कुछ ही अरसा पहले सामने आई, और वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो बाई इलेक्शंस थे जिस पे ज़्यादातर इमरान खान साहब खुद ही कंटेस्ट कर रहे थे, उनको मुलतवी कर दिया है बहाना बना के या ये कह के कि जो सैलाब आया हुआ है उसकी वजह से मुल्क में एक इमरजेंसी की सूरत हाल है और बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। इन सारे मौज़ूआत को हम करेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं असद रहीम खान साहब से, एक माहिर कानून है, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो असद साहब। जी असद साहब, तौहीन अदालत का एक और केस है, बहुत सी जिसको हम कहते हैं कि हम पैरेलल्स भी देख रहे हैं। पिछले इलेक्शन से पहले भी 3 PMLN के ऐसे सीनियर लीडर्स थे जिनके ऊपर ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस बने बल्कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और आज अब इमरान खान साहब भी लगता है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए इस हद तक नक्शे कदम पे शायद चल रहे हों कि जो बात की थी वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना थी, और जो चीज समझनी चाहिए वो ये है
کہ جب بھی عدلیہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے یا آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پاپولسٹ ول ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اسی عدلیہ کو متنازع کرنے کی کوشش کریں. لیکن جن عدالت عظمیٰ کے پریسیڈنٹس کا آپ نے بھی حوالہ دیا وہ تھوڑے مختلف ہیں اور تفریق کرنی چاہیے. نہال ہاشمی صاحب کے کیس میں ایک واضح دھمکی دی گئی تھی نہ صرف جج صاحبان کو بلکہ ان کے بچوں کو. ان کے ایک اور مسلم لیگ نواز کے ساتھی تھے جنہوں نے عدلیہ کا موازنہ کیا تھا PCO کے بت کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ ان کو نکالنا چاہیے. تو اس طرح کے الفاظ تو اس سچویشن میں استعمال نہیں ہوئے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عدلیہ کہتی ہے کہ جی آپ ایک توہین آمیز گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو بار بار مواقع فراہم کرتی ہے کہ آپ ایک غیر مشروط معافی ٹینڈر کر دیں تو آپ کو وہ اپنا لینا چاہیے تھا. اب آپ کو ایک موقع ملا, اس کے بعد دوسرا موقع ملا, پر اب انڈائٹمنٹ ہونے کو جا رہی ہے. ابھی بھی اگر ایک انکنڈیشنل اپالوجی کے ساتھ عمران خان صاحب ایک مثال قائم کریں تو یہ ہماری عدلیہ کے لیے تو مثبت ہوگا ہی ہوگا, لیکن ایک پیغام چلا جائے گا کہ جی میں نے شروع سے تسلیم کیا کہ یہ بات غیر ذمہ دارانہ تھی اور ایک غیر مشروط معافی کے مستحق بھی تھی. اسد صاحب, تو آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرد جرم کے لیے 22 ستمبر تک مطلب کہ انہوں نے سماعت کو پوسٹ پون کیا ہے تو عدالت چاہ رہی ہے کہ ایک اور موقع دیا جائے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے جی, معاملہ کیونکہ سب جوڈس ہے تو یہ کہ عدالت کیا چاہ رہی ہے ہم شاید پوری طور پہ تصور نہ کر سکیں, لیکن اگر ہم صرف آبزرویشنز اور رپورٹنگ کی حد تک دیکھیں تو آخر کار عدالت تشویش کا درست اظہار کر رہی ہے کہ آپ عدلیہ کو اس طرح متنازع نہیں کر سکتے, اور اسی عدلیہ نے کہا کہ آپ کو ہم ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں, اور پھر اس جواب کو پھر سے جمع کیا گیا. اور حالانکہ اس جواب میں جو انیشل رسپانس تھا اس سے کچھ قدم بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو ریگریٹ کرتے ہیں, تب بھی ایک غیر مشروط معافی پڑھنے کو نہیں ملی. تو ابھی بھی میرے خیال سے خان صاحب کے پاس گنجائش ہے, اور حالانکہ پچھلے کیسز کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مشروط معافی تعمیری ہوگی اور مثبت ہوگا. بالکل صحیح. جی, ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ نے, ہے سینئر رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کی. ویلکم ٹو دی صاحبہ. جی ڈاکٹر زرقا, عمران خان صاحب بہت سے لیگل چیلنجز ہیں, یہ بھی ایک سامنے تھا, پر اس میں تو اب کیس سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے اسد صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے, آپ نے سنی ہوگی ان کی گفتگو, کہ ابھی بھی وقت ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اگر غیر مشروط معافی مانگ لیں تو ہو سکتا ہے کہ عدالت میں یہ کیس اب بھی ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارفہ. بالکل جی, خان صاحب بار بار خود بھی کہتے ہیں, انہوں نے اس جو ابھی انہوں نے پلی جمع کرائی ہے حامد خان صاحب نے, اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں کے ججز کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے اس بات ریگریٹ بھی کیا کہ میرے سے یہ افسوس, مجھے اپنے اس بات پہ افسوس ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. زیبا صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ خواتین کا میں سپورٹ کرتا ہوں اور وہیمنٹلی سپورٹ کرتا ہوں, اور میں زیادہ اس بات کو چاہتا ہوں کہ زیادہ خواتین جوڈیشری میں آئیں اور خواتین کے ہر قسم کے حقوق کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. بٹ یہ جو باتیں آپ نے کی یہ عدالت نے سنی اور انہوں نے کہا یہ غیر تسلی بخش ہے. They did not think it was enough. ٹھیک ہے جی, دیکھیے عدالتیں ہمارے لیے ہر حالت میں قابل احترام ہے. سوال اصل میں صرف یہ ہے کہ کیونکہ جب کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کیا آپ غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو شہباز گل صاحب کا بڑی عزت اور بڑی مؤدبانہ الفاظ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شہباز گل صاحب کے فزیکل ٹارچر کی جب ایویڈنس پیش کی گئی, اینڈ بہت ہمارے لیے آنریبل ہیں جج صاحبہ, انہوں نے اس کو ہی چوز ٹو اگنور اٹ. تو اس کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے وہ عوام سوال کر رہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ لوگ جنہوں نے انصاف کرنا ہے اور انصاف ہونا چاہیے اور ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے, تو جب اس قسم کا کیس جو سب کے سامنے, یعنی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس, تصویریں ہیں آپ کو ساری, اب تو وہ ویڈیو بھی لیک ہو گئی جو جس میں وہ
मतलब जो लीक नहीं होनी चाहिए थी उनके बारे में, जिसमें उनको सारे निशान पड़े हुए हैं बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पे। तो इस किस्म की जब सब चीज़ें आपके सामने हैं तो हाउ कैन यू इग्नोर इट? सो हम अदालतें हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं और चेयरमैन इमरान खान साहब भी उनको बहुत ऑनरेबल समझते हैं। देखिए हर बार वो खुद चल के गए हैं, अदालत ने अगर उनको बाहर उतारा तो वो वहां से पैदल चल के अदालत की इज्जत, अदालत के एहतराम में अंदर गए हैं और उन्होंने सब बातें बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी इज्जत दे के सुनी है। तो मेरा ख्याल है कि अदालतें भी इन बातों को रिकग्नाइज करती हैं और अदालतें, देखिए एक सवाल है इंसाफ का और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो इमरान खान साहब की कंटेम्प्ट तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 22 सितंबर तक उनके पास टाइम है, लेकिन मेरा ख्याल है एक पॉइंट जो वो ड्राइव होम हो रहा है इसके थ्रू वो ये है कि असली सवाल जो था, मुझे वैसे काफी यकीन है कि इमरान खान साहब वो मशरूत भी शायद दे दें, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अदालतें जी बताइए। इफ आई में डॉक्टर साहबा, ये भी लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को एडवाइस गलत मिल रही है, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो माफ़ी ना मांगे। अब नाम नहीं लेना चाहिए, आपके कॉलीग्स हैं जो बार बार कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पॉपुलर है, एक लीगल माइंड्स भी कुछ ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं और उनको शायद सही एडवाइस नहीं दे रहे, इनकरेज कर रहे हैं टू बी रेकलेस। मेरा ख्याल है जी अगर कोई इस किस्म की एडवाइस कर रहा है तो फिर वाकई बुरी बात कर रहा है, लेकिन अदालतों का एहतराम तो देखिए उन्होंने खुद चल के, हर बार उनको बुलाया जाता है, जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी चल के गए, अपना उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया, ये बहुत बड़ी बात है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तो फोन पे बात नहीं करते, तो वो उठ चल के गए और वो हमेशा से अपने आप को अब पाकिस्तान के इदारों के सामने, पाकिस्तान की अदलिया के सामने आंसरेबल एज अ कॉमन सिटीजन समझते हैं और इसकी उन्होंने बारहा एविडेंस भी दी है। तो मेरा ख्याल है एक पॉइंट जो ड्राइव होम होना चाहिए, इमरान खान साहब ने देखिए जो अवाम का शऊर इंक्रीज किया है उसको, उसमें वो इस तरह से किया है कि जब वो कोई इशू रेज करते हैं उस पर डिबेट होती है और जब डिबेट होती है तो डिबेट में लोग सोचते हैं कि आया सही ये है या सही ये है, तो आम आदमी की सोच हमेशा पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो जिस तरह अभी पिछली एक तकरीर में उन्होंने कोई बात कही जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन मैं बड़ी खुश हूं कि डिबेट शुरू हुई है, तो ये भी जो इशू है इस पे भी डिबेट होनी चाहिए और हमें एज पाकिस्तानीज हम अपनी अदलिया के एहतराम में हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे और उनके सामने सर तस्लीम हम करते, लेकिन ये डिबेट्स होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो कुंडी साहब। जी कुंडी साहब, किस तरह देख रहे हैं सर आपको ये? अब हम कह सकते हैं कि आप अगर इमरान खान साहब पे आज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, डिस्क्वालीफाई हो गए। आपके ख्याल में ये कानून जो है और उसका जो इतलाक जिस तरह होता है, क्यों इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस ही फंसते हैं सर इसमें? सही या गलत तो एक तरफ या क्या, बट हर दफे हम यही देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोई ना कोई सियासतदान, और अब ये दूसरा वजीर आजम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबा, माजी में भी अगर आप देखें, आज एक साबिक वजीर आजम को जो है वो बुलाया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया गया। इससे पहले अब मैं नहीं पता कौन सी मेरी बहन आपके साथ उधर PTI की रहनुमाई कर रही है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने बड़ा एक वो किया, क्या नाम है, उन्होंने बहुत तो पता नहीं क्या कुछ एक चल कर गए। यूसुफ रजा गिलानी भी काफी दफा चल कर गए सुप्रीम कोर्ट और उनको भी नायल किया गया। अगर इस मुल्क में यूसुफ रजा गिलानी एज ए प्राइम मिनिस्टर नायल हो सकते हैं तो फिर इमरान खान साहब कोई बड़ी चीज नहीं है। वो भी देखें, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आपने गलत काम किया है, अगर आप जो है वो इस तरह अगर आप जजों को धमकी, अब ये फैसला देखें, फैसला तो अब अदालत ने करना है जो उन्होंने डेट दी है। जब वो पूरा फैसला आ जाएगा तो उसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है कि हम क्या, क्योंकि जब वो फैसला करेंगे तो उसके बाद। साहब, मैं तो आपसे मेरिट्स ऑफ द केस पे बात ही नहीं करी, मैं तो सिर्फ ये पूछी थी कि आप एक सियासतदान है, कब से देख रहे हैं, मैं तो ये पूछ रही थी कि ये वजह क्या है कि हर दफे हम देखते हैं कि सियासतदान जो हैं वो फंस रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उसके बाद
निहाल हाशमी साहब, दानियाल अजीज़ साहब, तलाल चौधरी साहब और अब इमरान खान साहब। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 लोगों पे केसेस बनने की पिटिशंस आई। वजह क्या है? वाई पॉलिटिशियंस? देखें, ये एक अलमिया है, इसमें हम खुद भी कसूरवार हैं। मैं नहीं कहता कि हम कसूरवार नहीं है, पॉलिटिशियन भी कसूरवार हैं। अगर आप कहें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सियासतदान होते हैं, अगर नैब बनती है तो उसमें सिर्फ जो है वो सियासतदानों का एहतसाब होगा या कुछ न कुछ सरकारी मुलाजमीन का होगा। जो चीज़ भी होगी वो सिर्फ सियासतदानों के लिए बनती है। अगर बाकी इदारों को बोलें, वो कहते हैं कि जी हमारे अपने इदारे, हम खुद ही उसकी जो है हम अपने एहतसाब खुद ही करते हैं, हम खुद सजाएं देते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस मुल्क में अलमिया है और इस चीज़ को हमने ठीक नहीं किया। जब हम हुकूमतों में होते हैं तो हमारा एक और रवैया होता है और हम कहते हैं सब ठीक है, हम सब एक पेज पे हैं और सब कुछ ठीक है। जब अपोजिशन में जाते हैं जो रगड़ा जा रहा होता है वो दूसरा होता है। बिल्कुल आपकी बात मैं एग्री करता हूँ एज ए पॉलिटिशियन, और आप इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जिन लोगों ने यूसुफ गिलानी को जो है मशवरे दिए थे और उनको जो है वो नायल करवाया था, आज अल्लाह के फजल से वो इमरान खान साहब उसी तरह मशवरे दे रहे हैं और जिस तरीके से वो अमल दरामद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका भी जो है मैं जो है वो मैं देख रहा हूँ कि उनका जो भी है वो यूसुफ गिलानी साहब वाला ही हाल होगा, क्योंकि उस वक्त भी एक शख्स थे जो यूसुफ गिलानी को मशवरे देते इस किस्म के कि आप कन्फ्रंट करें, ये करें, वो करें, और गलत मशवरे दे रहे थे। अल्लाह के फजल से अब वो जो है मैं देखता हूँ कि वो इमरान खान साहब को वही शख्स मशवरे दे रहे हैं। बिल्कुल सही जी। असद साहब, जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर जरका ने बात की, सर ये भी तो है, आई मीन यू नो कि सवाल अगर उठा रहे हैं, जो शहबाज गिल साहब का केस था उस पर फैसला आया, उस पर यू नो कि ये तनकीद अगर कोई लोग कर रहे हैं, सियासतदान कर रहे हैं कि जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो सर उसमें क्या कोई एतराज़ है? और सर इस बात पे भी कमेंट करिएगा कि आज जो दोनों अदालती मुआविनीन थे, जिनको बल्कि कोर्ट ने खुद दावत दी थी कि वो आके एडवाइस करें कोर्ट को, गाइड करें कोर्ट को, दोनों ने यही रिकमेंडेशन, इफ़ आई एम यू नो आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, तो उन्होंने दोनों ने यही रिकमेंडेशन दी कि अदालतों को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जी, आई थिंक वी लॉस्ट कांटेक्ट विद असद रहीम साहब। जी, डॉक्टर जरका, आपने सुना फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या बात की कि वही लोग एडवाइस कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब को, जो किसी ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को करते थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ जो हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो हम सबके सामने है। जी, बहुत अच्छा पॉइंट कुंडी साहब ने रेज़ किया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन बन चुका है और इसमें जो लोग आते हैं, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर को जिनको चलना आता है, जिनको उनको इस्तेमाल करना आता है, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं एट ऑल द राइट प्लेसेस इन द सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनको एंट्रीज मिल जाती हैं, दे नो हाउ टू डू थिंग्स, तो वो हर जगह, और हम ये देखते आए हैं, मैंने तो अपने बचपन से देखा है कि वही नाम फिरते रहते हैं, कभी वो किसी के रेफरेंस से आते हैं, कभी किसी के रेफरेंस से आते हैं, पार्टियां बदली जाती हैं और लेकिन नाम वही होते हैं। हर हुकूमत में हुकूमत का चेहरा बदल जाए लेकिन वही नाम। तो ये एक बहुत अच्छी, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। पाकिस्तान में ग्रास रूट से लोगों को मेरिट के ऊपर आगे तो जाने की जगह देनी चाहिए। इमरान खान साहब को नहीं पता इन लोगों के बारे में कि ये कहां से आए और उनको क्यों गलत नसीहत दे रहे हैं। आरिफा, द इशू इज कि दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। आप और हम जानते हैं कि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि 3.5 साल तब्दील करने आए थे, सिस्टम तब्दील करना, आपने खान साहब ने तब्दील करना है। गुजारिश ये है कि वो खान साहब खुद एक्सेप्ट करते हैं। आपने उनके बयानों में उन्होंने कहा जी 3.5 साल जिस तरह मुझे अंदर कमरे में बंद करके मुझे, और जिस तरह से बाहर से डिसीजंस होते थे, तो मुझे अगर दोबारा इस तरह की हुकूमत मिले तो मैं नहीं लूंगा, बिकॉज जो हमारा सिस्टम है बाय डिजाइन, द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू, इट इज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसमें सिर्फ थोड़े से एलीट के लोग हैं जिनको मराहत मिलती हैं, जिनको नौकरियां मिलती हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, आम आदमी के मफाद के लिए कुछ नहीं होता। और ये सिस्टम 75 साल से पाकिस्तान जैसा हैवी, इतने रिसोर्सेज है हमारे पास, उसके बावजूद अवाम के हकूक छीन लिए जाते हैं। तो ये सिस्टम का डिजाइन नीड्स टू बी चेंज्ड एंड बिल्कुल सही। बट उस सिस्टम को तब्दील करने से पहले आप लोगों को ये देखना तो चाहिए आपके इर्द गिर्द ऐसे कौन से लोग हैं। जी, बैरिस्टर असद रहीम साहब, सर
ذکر ہو رہا تھا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاء کا. ڈاکٹر زرکا نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شہباز گل صاحب کے کیس میں جو فیصلہ آیا اس پہ کچھ سوال اٹھائے اور یہاں سے بات شروع ہوئی. اور سر ساتھ میں یہ بھی ہے, اس پہ بھی کامنٹ کریے گا کہ جو 2 عدالتی معاونین تھے جن کو کورٹ نے انوائٹ کیا کہ وہ ان کو گائیڈ کریں کورٹ کو, دونوں نے جو تھی ان کی رائے اگر میں صحیح سمجھ سکی ہوں تو یہی تھی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو اس طرح نہیں استعمال کرنا چاہیے کورٹس کو. جی, جو زرکا صاحبہ نے بات کی کہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے اور ایک مباحثہ ہونا چاہیے, وہ تو بات انہوں نے بالکل درست کی. اور یہ بھی بات ان کی درست تھی کہ جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو یہ تو عدلیہ خود کہہ چکی ہے کہ آل ججمنٹس میرٹ کرٹیسزم, اور آپ ان پہ تنقید کریں اور بات کریں. ادھر جو بات تھوڑی سی مختلف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پروسیڈنگ جاری ہے تو خان صاحب جو کہ ایک بہت مقبول رہنما ہیں, جب اس طرح کا بیان دیتے ہیں جو کہ لیٹس سے جب انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ جی ہم تعمیری تنقید کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ مس انٹرپریٹ بھی ہو سکے تو آپ کو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں کرنے چاہیے, اور خصوصی طور پہ پروسیڈنگز کے حوالے سے نہیں کرنے چاہیے جن کا ابھی تک حتمی نتیجہ نہیں پڑھنے کو ملا. یہ پہلی چیز ہے. جو دوسری چیز ہے, جہاں تک ایمکس کیورائے کی بات ہے یا عدالت کے معاونوں کی بات ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے, تو اس پہ تو کئی فیصلے آ چکے ہیں. اور اس میں یاد پڑتا ہے الہی صاحب کا کیس ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی 70 کی دہائی میں نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے. اس میں جسٹس حمود الرحمان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو اختیار ہے ہمارے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, یہ ایک ایسا اختیار ہے جس کو ہم غلط طور سے استعمال نہیں کریں گے اور ایک بہت محدود طرح سے استعمال کریں گے. تو یہاں بھی عدلیہ کو آئیڈیلی تو وہی اپنانا چاہیے. بالکل صحیح سر. لیکن اگر خان صاحب ایک مشروط معافی تک قدم بڑھا دیں, اور یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی, تو یہ جو سارا سلسلہ یہ ختم ہو سکتا ہے. اور توجہ جہاں جانی چاہیے, یعنی ہمارا جو ایک جی اسد صاحب ٹارچر کا سلسلہ ہے, شہباز گل صاحب کا جو سلسلہ ہے, اسد صاحب وی ریٹرن ٹو دیٹ پوائنٹ اگین. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے سوال پوچھنے. کنڈی صاحب, ای سی پی حکومت کی طرف سے پٹیشن گئی, ای سی پی نے بائی الیکشنز ڈیلے کر دیے, خان صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے ڈر گئی پی ڈی ایم. دیکھیں آپ اس کو جو بھی اس کی تشریح کریں وہ آپ کی مرضی ہے. اور نہیں سر, میں تشریح نہیں کر رہی, میں پوچھ رہی ہوں آپ میری تشریح سے اتفاق کریں گے کہ نہیں؟ نہیں, میں ابھی بات تو کمپلیٹ کر لوں گا, میرے بات کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اس کی تشریح کریں یا میں کروں یا میرے جو 2 کولیگز یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تشریح کریں, ہم کریں گے. پچھلے دنوں بھی یہ بات چل رہی تھی کچھ چینلز پہ, اور میں نے اس میں یہ کہا کہ پی سی پی کو چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب ای سی پی نے جو فیصلہ لیا ہے بالکل یہ دونوں طرف سے بالکل خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انہوں نے موقع دیا ہے کہ بولیں گے دیکھیں کہ جی حکومتی اتحاد جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنا رائے فرار اختیار کرنا چاہتی ہے, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت رہے تھے. میں اگر وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہوں گا تو میں بولوں گا کہ جی میں جیت رہا تھا, اور یہ لیکن کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم اور ان کی اتحادی جماعتوں کی, اور ای سی پی نے فیصلہ کیا ہے, تو یہ بالکل پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک وہ جاتا ہے پازیٹیو پوائنٹ کی طرف یہ جاتا ہے کہ وہ کرٹیسائز کر سکتی ہے اس فیصلے کو کہ جی ہم جیت رہے تھے اور اس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیا, کیونکہ ای سی پی نے اس میں ایک وہ لیا ہے پوائنٹ لیا ہے کہ جی سیکورٹی فورسز فوج جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہے سیلاب زدگان کی, اس لیے. لیکن یہ فیصلہ ای سی پی آج نہیں, اس سے چند دن پہلے کئی دن پہلے کر سکتی تھی. کافی دیر سے ای سی پی نے فیصلہ کیا, لیکن پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا. میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ابھی اگر اتنا گزر گیا تھا اور 11 تاریخ تو بہت نزدیک آ گئی تھی, تو یہ الیکشن اگر ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا. لیکن اب ان کا ڈیسیجن ہے. کنڈی صاحب یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ویو ہے؟ دیکھیں میں نے پارٹی پوائنٹ آف ویو ابھی نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی ای سی پی کا فیصلہ آیا ہے اور آپ کا پروگرام کی شروع ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے یہ میرا ذاتی ایز اے پولیٹیکل ورکر ہے, ایز اے پارٹی اسٹانس میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی اس پہ دوں گا پارٹی کیا کہتی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, کچھ ہم بریک سے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो आज की दो बड़ी ख़बरें हैं। एक तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब का जो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने फैसला किया है कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी 22 सितंबर को। और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कि जो बाई इलेक्शंस थे उनको मौखर कर दिया गया है सैलाबी सूरत हाल की वजह से। जी डॉक्टर जरका, आप लोग तो जनरल इलेक्शंस मांग रहे हैं, खान साहब समझते हैं कि वो दबाव बढ़ा रहे हैं जनरल इलेक्शंस के लिए। अगलों ने तो जो थे आपके बाई इलेक्शंस ही कैंसिल कर दिए। देयर इज नो मूड टू गिव यू एनी स्पेस। जी बात ये है ना जी कि उनके आसाब पे हम कायम हैं। उनको पता है कि 17 जुलाई के इलेक्शन हम जीते और अगली 9 सीटों पे खान साहब ने जीत जाना था, तो इनको ऐसी मुंह की पड़नी थी जो सामने रिटन ऑन द वॉल। पहली दफा इस दफा सिंध में जो हारी थे, जो वहां पर लोग थे, उन्होंने वडेरों को पूछा है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है, और इमरान खान को लोगों ने अपने दिल और दिमाग से मान लिया है कि ये जो बात कर रहे हैं वो सही है। और ये इस वक्त की इम्पोर्टेड हुकूमत और जो हमारे हुक्मरान हैं और जो हमारे हैंडलर्स हैं वो सारे परेशान हैं कि उनकी सारी जो प्लान्स थी, इंट्रीग्स थी, स्कीम्स थी, हर एक में उनको मुंह की खानी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, बट सवाल तो ये है ना कि वो चाहे घबराए हुए हैं या नहीं है, आप लोग इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो बात की बात है ना। अभी तो ये लग रहा है कि वो इलेक्शंस कॉल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। इशू तो ये है कि आप कितना दबाव डालेंगे। उन्होंने तो बाई इलेक्शंस ही मौखर कर दिया। आपका क्या ख्याल है, जनरल इलेक्शंस किसने बुलाने? देखिए जी, पहली बात ये कि बाई इलेक्शंस तो बनते ही नहीं थे। जब आपके 123 अरकान ने रिजाइन कर दिया तो आप असेंबली तोड़ के नए इलेक्शंस कराएंगे। ये तो अपनी जो 2 नंबरी कर रहे थे और जो इनका प्लान था कि हम अपने बंदे 10-12 बंदों का इलेक्शन करके हम अपनी सीटें बढ़ाएं और हम प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करें, ये इनकी अंडरलाइंग प्लान थी। और वो प्लान जो थी उसको इमरान खान साहब ने बड़ा जबरदस्त काउंटर किया और अब वो चारों शाने चित होके बैठ गए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन ही नहीं कराने, क्योंकि खान साहब तो ने फिर आप लोगों की तो फिर स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं रही ना डॉक्टर साहिबा। आप लोगों को इलेक्शंस चाहिए था, आप लोग जितना भी दबाव डाल दे नहीं, आपको जनरल इलेक्शन चाहिए ना। तो मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि जिन लोगों ने बाई इलेक्शंस ही मौखर कर दिए तो वो तो जनरल इलेक्शंस नहीं कॉल करेंगे। तो आपकी जो ये स्ट्रैटेजी है जलसे करने की, वो तो कामयाब फिर हम नहीं कह सकते कि हुई है। और साथ में जो लीगल केसेस खान साहब पे बन रहे हैं और उनकी वजह से अब काउंटर दबाव आप लोगों पे बढ़ा है। और क्या आप लोगों को खदशा नहीं है कि खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तोशा खाला केस भी है, फॉरेन फंडिंग का केस भी जो है इवेंचुअली खान साहब की उसके ऊपर जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन पे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो हम अब जितने केसेस उठा के सियासतदानों के देखे डिस्क्वालिफिकेशन में ही खत्म हुए। जी अब ये देखिए, दिस इज अ वॉर ऑफ नर्व्स और आपको भी और हमें भी पता है कि ना तोशाखाना केस में कोई जान है, क्योंकि शबाज अपने दोनों नून लीग की हुकूमतें और जरदारी साहब सबके ऊपर बड़े बड़े उन्होंने तोशे खाने से जो मराहत ली है उन्होंने तो डॉक्यूमेंट भी नहीं किया हुआ। और ये सारा जब चट्टा-पट्टा खुलेगा तो इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए तो तोशाखाना को आगे ले जा नहीं सकते। जहां रहा ईसीपी का केस, फॉरेन फंडिंग का हाल तो आपने देख ही लिया कि खान साहब ने टेलीथॉन किया 2 घंटे का, तो उसमें 5 अरब की फॉरेन फंडिंग को ले आए। तो ये फॉरेन फंडिंग भी मुंह से गिरने वाली है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसका भी केस जो है उसकी जिसकी हमने डिस्कशन की है कि ज़ेबा साहिबा हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है और अदलिया भी बहुत ऑनरेबल है, लेकिन केसेस आर सीन एंड अवाम उनको देखती है। तो ये कोई भी केस अब अगर वो मोड़ तोड़ के लेके जाना चाह रहे हैं, खान साहब की धमकी का, देखिए पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है। आप इस वक्त किसका प्रेशर है? अगर आप देखिए हुकूमत भी हमारी नहीं है, हैंडलर्स भी हमारे नहीं है। देखिए आरफा बात है तो प्रेशर किस बात का है? नहीं, प्रेशर पावर तो उनके पास है जो इलेक्शन, तो वही तो कह रही हूँ, पावर भी उनके पास है, हैंडलर्स भी उनके पास है। तो फिर आपके पास क्या है? अवाम के जोर पे तो भुट्टो साहब को भी इलेक्शन नहीं मिला, आपको क्या मिलेगा? बात सुनिए, अवाम के सामने 22 करोड़ अवाम जब
जिस तरह से 22 करोड़ अवाम अपना सेंटिमेंट दिखा रही है, ये लोग उसके आगे खड़े नहीं हो सकते। और ये रात को इसी चीज का इनको खौफ है कि जिस दिन अवाम ने इनकी गर्दनें पकड़ ली तो ये जवाब क्या देंगे। जहां जहां इनके टाउट्स बैठे हुए हैं वो टाउट्स जो कुछ कर चुके, आप बताइए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो जी, खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो देखते हैं ना जी, यही तो प्रेशर। अब हो गए तो सब कुछ ही हो सकता है। देखिए, हमारी तो किसी चीज का पता नहीं है, इंसान बहुत कमजोर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खान साहब हो या ना हो, क्या इस मुल्क का इर्तिका नहीं होगा? क्या इस मुल्क की सियासत इसी तरह रहेगी? क्या इस मुल्क के हुक्मरान इसी तरह अवाम का खून चूसते रहेंगे? आप देखिए, सिंध में 14 साल से टीपीपी की हुकूमत है, बलोचिस्तान में हमें पता है कौन हुक्मरान है, और आप वहाँ के हालात देखें कि वहाँ पर लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, सैलाब आके तबाहियां हो गई हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है हुकूमतों को कि तुम्हें हजारा अरब के जो बजट। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहबा, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज की जो एक तेज़ी से तब्दील होती हुई पॉलिटिकल सूरत हाल है, और दो बहुत बड़ी खबरें आज सामने आई। ऑफ कोर्स फर्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब पे, और साथ में ये इत्तला आई कि इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शंस जो हैं उनको मौखर कर दिया है, जो मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है उनकी वजह से। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलडैट। वेलकम टू द शो सर। जी अहमद साहब, किस तरह देख रहे हैं सर ये जो ECP का फैसला आया है? ऑब्वियसली जो इसके एकदम इमीडिएट रिएक्शन है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक, कहते हैं ना जिसको साइकोलॉजिकल उनकी जीत हो गई, क्योंकि वो तो अब यही कह रहे हैं कि हम जीत रहे थे इलेक्शन, इसलिए हुकूमत ने घबरा के इन इलेक्शंस को मौखर कर दिया है। अच्छा देखिए, मेरा इम्प्रेशन तो ये था कि शायद ये तमाम हल्कों के इंतखाबात तो मुलतवी नहीं हुए, कुछ के हुए हैं, लेकिन अगर तमाम के हुए हैं तो ये वाकई तशवीश की बात है, और इलेक्शन कमीशन को उसकी मेरे ख्याल में खुद ही वजाहत देनी चाहिए। लेकिन एक बात तो सही है कि इस मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो दो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे एक बड़ी सेंसिटिव हो गई है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बढ़ती हुई जो टेररिज्म के वाक़यात हैं, और जो दूसरे इलाकों में चूँकि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सारी कमिटेड है सैलाब से मुतल्लिक रिलीफ वगैरह के काम के लिए, तो वो जो इलेक्शन के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए वो लोगों को स्पेयर नहीं कर सकते। तो ये दो बातें मैंने सुनी हैं, और इसीलिए वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो कराची और हैदराबाद में मुलतवी हुए हैं उसकी भी बुनियादी वजह यही थी कि अगरचे कराची में बजाते खुद तो कोई सैलाब का इशू नहीं था, लेकिन वो जो लोग चाहिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सख्त पोलराइज्ड सूरत हाल में वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो दूसरे कामों में कमिटेड है। तो बहरहाल ये तशवीश की बात तो है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन तो मौजूद है। मैं इतना ज्यादा उसके बारे में मुतफक्कर इस लिहाज से नहीं हूँ कि इंतखाबात मुलतवी हो गए, इस लिहाज से हुआ हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो टेररिज्म की वजह बताई है सर, पिछले दिनों में तो इस वो बहुत तशवीश की बात है। मतलब कि वो जो इत्तलात टेररिज्म की खैबर पख्तूनख्वा से आती रही हैं वो तो पिछले दिनों में भी आती हैं, और उसके बावजूद इलेक्शंस भी हुए हैं मुल्क में। इससे पहले भी जो हमने 20 बाई इलेक्शंस देखे पंजाब में वो भी हुए। जी दुरुस्त आपकी बात, इसका मतलब है कोई डिटीरियोरेशन है हालात में, लेकिन मेरे ख्याल में PTI के इलेक्शन जीतने से किसी को खौफजदा नहीं होना चाहिए। ये मोस्टली वो सीटें हैं जो PTI ने खाली की थी, और अगर वो इसमें जीत जाते तो भी क्या हर्ज था, और अगर उनकी छोड़ी हुई ना होती और वो जीत जाते। जी सर, अगर तो ये इजाजत दें तो मैं ये बिल्कुल। डॉक्टर जरखा, आपने अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू सुनी, उनके ख्याल में जो वजूहात पेश की गई हैं ECP की तरफ से कि टेररिज्म की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, और साथ में सैलाब की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस जो हैं वो मसरूफ़ है रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन में, इसलिए इलेक्शंस को पोस्टपोन करना पड़ा।
जी बहुत शुक्रिया। मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है जिसको टैक्स पेयर पूरा साल पे करता है और उसका सिर्फ मकसद सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्शन कराएं जब उनसे कहा जाए। और हमारे इलेक्शन कमीशन को तो मेरा ख्याल है डिसबैंड ही कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे जो काम इनका प्राइमरी पर्पस है ये तो कर नहीं सकते। इलेक्शन में आपको आर्म फोर्सेस की क्या जरूरत है? अगर आपका सिस्टम काम करता है तो आर्म फोर्सेस हमारी 6 लाख की हैं, दे आर इनफ टू टेक केयर ऑफ कैलेमिटीज एंड रन इलेक्शन। और जहां तक अहमद बिलाल साहब ने फरमाया कि जी टेररिज्म, तो आपको पता है ये पहली दफा पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ है। हम वो पाकिस्तान है जिसने 30 साल टेररिज्म, 40 साल बल्कि जब तक अफगानिस्तान में जंग रही हमने यहाँ पे टेररिज्म बर्दाश्त किया। कराची से लेकर खैबर तक कोई शहर नहीं था जहाँ टेररिज्म के वाकयात नहीं होते थे। और ये तो एक बिल्कुल ही मतलब एक मैं क्या इसको बोलूं, बायस, बहुत ही बायस व्यू है, क्योंकि जो हालात है इट इज दीवार पे लिखा हुआ है। अगर सीटें पीटीआई की हैं तो करवा देना इलेक्शन। तो ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये खौफजदा होके और अपने आप को अपनी शिकस्त देख के ये चेंज किया गया। हमने ईसीपी का भी किरदार पहले देखा है, हमने देखा है कि कितने बायस्ड उनके सारे जितने भी उन्होंने जजमेंट्स ली हैं पिछले 8, 9, 10 महीनों में, वो सारी इंतहाई बायस थी। और उसके उन्होंने उनकी जो जजमेंट्स थी वो हाई कोर्ट ने उनको रिपील भी किया है। तो ये एक सिस्टम है। और वही बात जो मैं पहले कही थी मैंने कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए ही, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।